नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं आपके फायदे की। आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स प्लानिंग और टैक्स बचाने के विभिन्न विकल्पों पर। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम बताते चलें कि इनकम टैक्स को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप फेसबुक लाइव के इस कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। बलवंत जैन जी आपके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। सर, शुरुआत करते हैं। आमतौर पर लोग टैक्स प्लानिंग को तवज्जो नहीं देते कि टैक्स प्लानिंग क्या करनी है, लास्ट मोमेंट में इसके बारे में सोचते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह क्यों जरूरी है, खासतौर से जब 1 अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत होती है तो तब से ही इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी होता है? देखिए मनीष जी, मैं आपको एक एविडेंस से बताऊंगा कि लोग जो प्लानिंग नहीं करते हैं तो क्या गलती करते हैं। जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस जो है उस पे टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो आप देखेंगे कि जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो जनवरी फरवरी मार्च का है। इंश्योरेंस का जो पर्पज होता है वो आपका इनकम रिप्लेसमेंट, लाइफ प्रोटेक्शन का रहता है। टैक्स प्लानिंग तो बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट हो गया करके, परंतु चूंकि लोग दिसंबर जनवरी फरवरी तक नहीं करते हैं तो उनको लगता है चलो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, टैक्स बच जाएगा, जो एडवाइजेबल नहीं है। और ऐसा है कि कई लोग सोचते हैं कि हम एडवांस में कैसे प्लानिंग करें, तो एडवांस में प्लानिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप शुरुआत में आपको मालूम है कि आपके पास क्या क्या मैंडेटरी आइटम है जिसका आपको पेमेंट करना और जिसका एटीसी का डिडक्शन है। जैसे स्कूल फीस है, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका प्रोविडेंट फंड का कितना पैसा कटेगा, जो जो आइटम आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबल है और जो आपको ड्यूरिंग द ईयर आप पेमेंट करने ही वाले हैं। तो जो 1.5 लाख की जो लिमिट है, अब 1.5 लाख में से जो मैंडेटरी आइटम है उतना निकाल दीजिए, जो बाकी का पैसा बचता है तो उसको अगर आप जैसे आपकी उम्र कम है और आपके पास टाइम हॉरिजन ज्यादा है तो आप ईएलएसएस जैसी जो स्कीम है जो 16% के आसपास का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, उसमें डाल सकते हैं। और उसके लिए आप जैसे अगर अप्रैल में ही प्लानिंग किया तो चूंकि ये इक्विटी प्रोडक्ट है तो आपको एक साथ पैसा डालना एडवाइजेबल नहीं है, तो आप 1 अप्रैल से ही एसआईपी शुरू कर दीजिए। जितना पैसा, जैसे आपकी मैंडेटरी आइटम 50,000 की है, 1.5 लाख में से 50,000 निकालने के बाद में करीब करीब लाख बचता है, तो आप 8,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दीजिए, जिससे जो जो वॉलेटिलिटी है इक्विटी की उसकी वो इवन आउट हो जाती है। मतलब आप हर एक लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और जो लोग जैसे एज हो गई है उनकी, या जो इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, वो पीपीएफ में डाल दे पैसा। मैं कई लोगों को जानता हूं जो टैक्स बेनिफिट मिले या नहीं मिले, 1 और 5 अप्रैल के बीच में 1.5 लाख रुपया डाल देते हैं पीपीएफ में, क्योंकि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। और लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा कि आपका जो ईयर आफ्टर ईयर जो इंटरेस्ट आता है ना, वो आपकी इनकम से भी कई बार ज्यादा हो जाता है पीपीएफ का इंटरेस्ट। तो आपकी जो आपके गोल है, आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे आप साल के शुरुआत में डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को कितना पैसा जो जो डिस्क्रेशनरी है, जो मैंडेटरी नहीं है, डालना है। और कहाँ डालना है वो आपके रिस्क प्रोफाइल है, आपका गोल कितना दूर है, आपकी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यह, और इससे फायदा क्या होगा मनीष जी, कि आपको लास्ट मोमेंट पे है ना, वो जो जो जल्दबाजी का काम है, जो शैतान का काम है, वो नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पूरा साल है सोचने के लिए कि मुझे कुछ किस प्रोडक्ट में डालना है, कितना निवेश करना है, और आप उसके जो फायदे और नुकसान है वो दो बराबर से समझ सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी में जो इंश्योरेंस है वो नहीं खरीदना पड़ेगा। और इंश्योरेंस टैक्स के लिए खरीदना सरासर मूर्खता है मेरे हिसाब से। इंश्योरेंस का जो पर्पज है वो आपका लाइफ प्रोटेक्शन, आपकी इनकम रिप्लेसमेंट है। टैक्स बेनिफिट मिलता है वो अच्छी बात है। जी, आपने टैक्स प्लानिंग को लेकर बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और हम समझते हैं ये उनके काम आएगा। दर्शकों को हम एक बार फिर से बताते चलें कि अगर उनके भी कोई सवाल है इनकम टैक्स को लेकर तो वो एफबी लाइव के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का कोई अलग लिंक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसका लिंक क्या है। सर, बढ़ते हैं अगले
पायदान की तरफ, जहां हम चर्चा करेंगे टैक्स सेविंग के विभिन्न विकल्पों पर। आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि टैक्स प्लानिंग के, एक तो हम लोग टैक्स प्लानिंग की अपनी चर्चा कर ली, लेकिन गोल ओरिएंटेड जो टैक्स प्लानिंग होती है वो क्या है? देखिए मनीष जी, मैं उसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि अगर आप घर से नीचे उतर रहे हैं, आपको गली के कॉर्नर तक जाना है तो आप पैदल जाएंगे, आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है तो ऑटो या बस से जाएंगे, आपको 50-100 किलोमीटर जाना है तो ट्रेन ट्रेन पकड़ेंगे, और अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो आप प्लेन पकड़ेंगे। तो आपका जो डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से आप अपना व्हीकल या जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करेंगे। इसी तरह आपका गोल कितना दूर है, गोल आपके लिए, जो फाइनेंशियल गोल की बात कर रहा हूँ, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपको 3 साल बाद में कोई पैसा चाहिए तो 3 साल के लिए निवेश करना है आपको, तो आपको डेट प्रोडक्ट में ही डालना चाहिए, क्योंकि इक्विटी प्रोडक्ट बहुत वॉलेटाइल है और हो सकता है 3 साल बाद में आप जितना पैसा डाले हैं वो भी आपको मूलधन भी वापस नहीं मिले। परंतु अगर आपको, जैसे आपके अभी जस्ट शादी हुई है, बच्चा हुआ है और आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई पैसा इकट्ठा करना है, तो वो 16 साल, 15-16 साल के बाद का गोल है, तो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। और इक्विटी चूंकि बहुत वॉलेटाइल है पर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। ऐसा कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में छोटे समय के लिए, कम समय के लिए पैसा डालना सेफ है, लंबे समय के लिए पैसा डालना रिस्की है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और टैक्स खा जाता है। इसी तरह इक्विटी में कम समय के लिए पैसा डालना रिस्की है, लंबे समय के लिए पैसा डालना रिस्की नहीं है, क्योंकि उतने 10-15 साल के पीरियड में अप्स एंड डाउन्स के बाद में मार्केट जाना तो ऊपर ही है मनीष जी। आप पिछले 2-4 साल में भी देख लीजिए, मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, पर उसका जो डायरेक्शनल कर्व है वो अपवर्ड है। तो अगर आपका लंबे समय का निवेश रहेगा तो आपका इक्विटी में आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। तो मतलब आपका गोल है, आपको गोल के हिसाब से निवेश करना चाहिए। और दूसरा एक और कारण है आपका फाइनेंशियल गोल के साथ में मैप करने का, क्योंकि अगर जैसे आप कहीं पे पैसा निवेश कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं और कोई इमरजेंसी आ गई, तो हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे आपने कोई फॉरेन टूर का प्रोग्राम बना दिया, सोचते हैं आप कि आप ये पैसा जो बच्चे की पढ़ाई के लिए इकट्ठा हो रहा है उसमें से निकाल देते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे। परंतु अगर आपने मैप करके रखा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर मेरा इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए है, तो आपको लगेगा अरे अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं कर पाया तो आपका गोल के साथ में मैप करने से जो आपका जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको महसूस होता है कि भाई ये वाला गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हॉलीडे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो अगर कोई इमरजेंसी आई तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हॉलीडे का गोल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपकी बच्चों की पढ़ाई का है। जी सर, अब बात करते हैं कि जो भी टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं हमारे पास उसकी, और खास तौर से ओवर क्राउडेड है 80C का जो बकेट है वो ओवर क्राउडेड है, इसमें तमाम चीजें आती हैं। अगर जब लोग गौर करें तो बच्चों की स्कूल फीस से लेकर कई ऐसी सारी चीजें हैं इसमें शामिल जो अनायास ही, मतलब जो हर महीने, हर तिमाही, हर 6 महीने पर, हर साल हम लोगों को देना होता है। तो 80C के विकल्पों का जो हम चयन करते हैं तो उसमें कौन कौन से विकल्प हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जिनमें हम टैक्स सेविंग के लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए मनीष जी, जैसे कुछ तो मैंडेटरी है, जैसे आपका पीएफ का कटना है, बरोबर है, जैसे आप बताए स्कूल फीस है, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का है, जैसा जो मैंडेटरी है उसमें तो आप कुछ प्लानिंग कर नहीं सकते। और ये आप उसको खर्चे वाली आइटम ही समझ सकते हैं कि भाई ये मेरी खर्चे वाली आइटम है। जहां तक प्रश्न निवेश का है, निवेश के लिए बहुत सारे विकल्प है, जैसे आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ईएलएसएस है, आपके जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो आप जैसे बता रहे हैं ना कि ओवर क्राउडिंग हो गया, उसमें होम लोन का रीपेमेंट भी आ जाता है। तो कई केसेज में तो ऐसा होता है मनीष जी कि आदमी का 1.5 लाख रुपया तो उसका मैंडेटरी आइटम में ही चला जाता है, और अगर उसने होम लोन वगैरह लेके रखा है तो उसका जो एटीसी का डिडक्शन है वो तो मिलता ही नहीं है। जहां तक प्रश्न है
कि आपको कौन सा निवेश अच्छा है। जैसे अगर आपके बेटियां हैं, बरोबर है, तो बेटियों के लिए अगर आपको निवेश करना है और बेटियों के लिए गोल इंपॉर्टेंट है, बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है, बिटिया की शादी करना भी जरूरी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो सुकन्या समृद्धि स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, उसमें 7.6% का ब्याज मिलता है। ये जो ब्याज है 7.6% का, वो और कोई सेविंग स्कीम में नहीं मिलता। आप जैसे एफडी भी देख लीजिए, पीपीएफ भी देख लीजिए, पीपीएफ में 7.1% का रेट है, पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम का एग्जम्प्ट है। तो जैसे ये हो गया, ये आपके बिटिया है तो। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो आप पीपीएफ में पैसा डालिए। पीपीएफ में मतलब जैसे अब वो आपका रिटायरमेंट के लिए भी काम आ सकता है। अगर आपके लड़का है तो लड़के के पीपीएफ अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट करके क्लेम कर सकते हैं। लड़का जब मेच्योर हो जाएगा या कमाने लग जाएगा तो उसके लिए वो पैसा काम आ जाएगा। आपका खुद का कोई गोल है, जैसे रिटायरमेंट का आपका गोल है, तो आप ईएलएसएस में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, परंतु हो सकता है आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़े। अगर आप 60 साल के ऊपर के हैं तो आपके कुछ मैंडेटरी आइटम बची ही नहीं, आपका पीएफ कटता नहीं है, आपके स्कूल फीस नहीं है, आपके लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपके लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 7.4% का ब्याज मिलता है। आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कुल निवेश है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहें तो हर साल 1.5 लाख रुपया निवेश करें, तो आपको जो ब्याज है वो भी अच्छा मिल जाता है उस पर। तो जो जो आपका, मैंने बताया आपकी उम्र क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको पैसा कभी चाहिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो कोई जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले फाइनेंशियल प्लानर है, उनकी राय, उनकी मदद लीजिए। आप फाइनेंशियल प्लानिंग बनवाइए, करवाइए। और ऐसा है मनीष जी की प्रोफेशनल आदमी को फीस का पेमेंट करते हैं, वो आपको कैसे न कैसे वसूल हो जाती है, यह मेरा मानना है। जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। आपने पीपीएफ की चर्चा की, सुकन्या समृद्धि योजना की चर्चा की, ईएलएसएस की चर्चा की। आपने तमाम उन विकल्पों के चर्चा किए जो जरूरी हैं लोगों के लिए, मतलब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिहाज से, और उसके साथ साथ टैक्स सेविंग का बेनिफिट पाने के लिए ये जो ऑप्शंस आपने बताए हैं वाकई बहुत प्रभावी हैं। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एनपीएस जो है वो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के साथ साथ एडिशनल टैक्स सेविंग में किस तरीके से मदद करता है। देखिए मनीष जी, ऐसा है, एक तो एनपीएस के लिए आपको सेक्शन 80 सीसीडी 1 में बेनिफिट मिलता है, और एक सेक्शन 80 सीसीई है, वो कहता है कि आपको 80C का और ये एनपीएस का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो मिला के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो अगर आपका, जैसे बताया, आप बता रहे थे कि एटीसी तो ओवर क्राउडेड है, तो हो सकता है कि आपका एटीसी में ही पूरा हो जाए तो आपको एनपीएस का तो स्कोप नहीं हो। तो एनपीएस को प्रमोट करने के लिए, और चूंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, तो जो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको न तो पेंशन मिलती है न प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा इकट्ठा होता है, तो उनको ऑप्शन देने के लिए कि भाई आप अपने अपने रिटायरमेंट के लिए खुद ही पैसा बचाए, एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया। और गवर्नमेंट ने उस पर एक अलग सेक्शन डाल दिया 80CCD1B, उसके तहत आपको 50,000 का एक एक्सक्लूसिव डिडक्शन मिलता है। मतलब आप एनपीएस में डालोगे तो ही वो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आप 1.5 लाख जो एटीसी और 80CCD1 में, और 50,000 का ये अलग से डिडक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं। जहां तक एनपीएस का है, ये बहुत कम खर्चे वाली आइटम है। आप अपना निवेश खुद भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, पर म्यूचुअल फंड में जो खर्चा है वो 2%, 1.5% के आसपास है। यहाँ पे 0.1% है, उससे भी कम का खर्चा है, तो यह कम खर्चे वाली बात है। दूसरा ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे ऑटो बैलेंसिंग की ऑप्शन है कि आपको कितना परसेंट इक्विटी चाहिए, कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, कितने परसेंट बॉन्ड में पैसा डालना है। तो या तो आप एक्टिव वाली चॉइस कर सकते हैं, या आपका एज के उम्र के हिसाब से वो अपने आप इक्विटी का पोर्टफोलियो वो डिसाइड करते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं, रीबैलेंसिंग कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये
जनरली आप 60 साल की उम्र के पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, तो वो आपका जबरदस्ती आपके हाथ में से पैसा आपका रिटायरमेंट के बॉक्स में चला गया, तो कम से कम आपका जो निवृत्ति है वो तो आपको इंश्योर हो जाएगा कि बराबर आपकी निवृत्ति हो जाएगी करके। तो मेरे हिसाब से कम 50,000 का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो तो आपको लेना ही चाहिए। एक एनपीएस में एक जो थोड़ा माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे जो लोग पीएफ में पैसा डालते हैं उनका पैसा जो है वो मैच्योरिटी पे पूरी तरह से टैक्स फ्री है, पर एनपीएस का जो पैसा है उसमें आपको जब 60 साल के बाद में जब भी आप पैसा विड्रॉ करना चाहें तो आपको 60% पैसा तो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्स फ्री आ जाता है, परंतु जो 40% का पैसा है उसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। और मेरी राय में गवर्नमेंट किसी को बाध्य करे कि आप हम कहें वहीं पे भी आपका पैसा निवेश करें, वो गलत है। मतलब आप जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर को छूट दे दी है कि आप ले जाओ, ये आपका 100% जो बैलेंस है आपको जैसे निवेश करना है वैसे कर लो, तो या तो ये वो छूट देनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ये कह देना चाहिए कि हम आपको ये एन्युटी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, परंतु इससे जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे एनपीएस के तहत जो एन्युटी आप खरीदे हैं, जो ईयर आफ्टर ईयर आपको जो एन्युटी मिलेगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो एनपीएस का जो प्रोडक्ट है टैक्सेशन के हिसाब से थोड़ा उनको सुधारने की जरूरत है। जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो 80C CCD 1 है वो 80C से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जी। मतलब वो 1.5 लाख की सीमा जो है वो एनपीएस पर भी लागू होती है, लेकिन आपने दर्शकों को यह भी स्पष्ट किया कि 80CCD 1B इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके तहत इनकम टैक्स की जो आयकर अधिनियम की जो धारा है 80CCD 1B, उसके तहत लोग एक्स्ट्रा 50,000 रुपए एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में डाल के बचा सकते हैं। और सर एक बात करते हैं कि लोगों का ये प्रश्न है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को रेंट देता है या कोई पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को रेंट पे करते हैं, तो क्या वो मतलब टैक्स सेविंग में मददगार होगा, मान्य है, क्या रूल है इसका? देखिए ऐसा है कि जो एचआरए के जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है उसमें क्लियर कट है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसको दे सकते हैं। जो 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 रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो कंडीशंस हैं वो ऐसा है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है, आप रेंट का भुगतान कर रहे हैं, आप उस घर में रह रहे हैं, और जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका नहीं है। मतलब अगर आपका जॉइंट में लिया हुआ है आपका और आपके वाइफ के साथ में या आपके पेरेंट्स के साथ में, तो आप अगर आप जॉइंट होल्डर है तो आप यू आर सेट टू बी ओनिंग द हाउस। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पार्टनर को या अपने जॉइंट ओनर को रेंट देके ये क्लेम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि जैसे पेरेंट्स को रेंट देने का तो वो तो अरेंजमेंट समझ में भी आता है, क्योंकि कई केसेज में ऐसा होता है कि बच्चे कमाते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो उनको कहा जाता है कि भैया हर महीने आपको घर खर्चे हाउस होल्ड के लिए इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना है। तो यह लॉजिकल लगता है कि भाई आप बच्चों से पैसा ले। वैसे आप स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को भी रेंट दो तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर यह मोस्ट ऑफ द केसेज में लॉजिकल नहीं लगता है कि आप दोनों यू आर सपोज टू स्टे टुगेदर, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है साथ में रहने के अलावा, और आप उनको रेंट दो। परंतु जैसे अभी ट्राइब्यूनल के डिसीजन आया है, उन्होंने अलाउ किया है कि आप स्पाउस को भी रेंट दिया है तो अलाउ होना चाहिए। परंतु ऐसा उसके लिए मनीष जी सबसे जरूरी बात है कि एक तो आप आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए रेंट देने का। मतलब आप मंथ आफ्टर मंथ अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, बरोबर है, और प्रेफरेबली अगर एग्रीमेंट भी बनाया हुआ है तो आप कंटेंट कर सकते हैं कि भाई हमारा ये आफ्टर थॉट नहीं है और ये हमारा आपस का अरेंजमेंट है कि भाई कौन क्या खर्चा बियर करेगा कर। जी। पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा मनीष जी कि मैं जैसे बता रहा हूं कि आप आपके स्पाउस को रेंट देते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर अलाउ कर देता है। वैसे बहुत से एम्प्लॉयर तो वो रिस्क लेते ही नहीं है, एम्प्लॉयर अलाउ नहीं करते हैं,
पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फ्रेंडली और अलाउ कर देता है तो भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लग गया तो वो डिसअलाउ कर देगा, फिर वो मामला लिटिगेट हो जाता है, वो कमिश्नर अपील है, वो आपको अलाउ करे नहीं करे, फिर आपको ट्राइब्यूनल तक जाना पड़ेगा। मतलब ट्राइब्यूनल में आपको राहत मिलने के चांस है, परंतु कोई बहुत बड़ा टैक्स सेविंग नहीं हो रहा हो तो सोने से उसकी मजूरी ज्यादा लग जाएगी, वैसी बात हो जाएगी। तो ये आप प्रो एंड कॉन्स है ना, वो डिसाइड करके फिर स्टेप लीजिए कि आपको यह रिस्क लेना है या नहीं लेना है। आपने मतलब बहुत अच्छे उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग के ऑप्शन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारियां दी हैं। हम दर्शकों को बताते चलें कि हमने अभी एक सीरीज शुरू किया है जागरण ट्रेंडिंग के तौर पर, और उसमें इस हफ्ते हम इनकम टैक्स को ही कवर कर रहे हैं। तो जागरण डायलॉग्स के इस कार्यक्रम के अलावा अगर जब आप इनकम टैक्स के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जागरण.com पर वो आलेख पढ़ सकते हैं। ये सीरीज चल रही है जागरण ट्रेंडिंग की। जागरण डायलॉग्स में हम हमेशा की तरह इस बार भी हम लोगों ने आपके फायदे की बात की है। यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। बलवंत सर, बहुत बहुमूल्य जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।